Hello everyone, very good evening. And well, we are starting late, but no problem. We will be we will be trying all along to cover things as much as I wanted for today. So let's start. चलो आज के क्लास में what we are going to read, and thank you everyone for waiting and rejoining. है ना, तुम लोगों ने बहुत लंबा वेट किया and you kept patience for that. Thank you. चलो सो आज के क्लास में स्टार्ट करूंगी सम क्वेश्चन से. सो 3 क्वेश्चंस आई हैव केप्ट. दोस 3 क्वेश्चंस वी विल बी सॉल्विंग एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, चलो. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. टेक सम 1 minute और इवन लेस देन दैट इट विल टेक. आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर करके मुझे बताओ व्हाट यू आर गेटिंग. ओके, चलो. Come on everyone, let me know. Siddhi, Parul, others also, Alvira, Aditi, Tanvi. क्या आंसर होगा? यू ऑल रिमेम्बर द फॉर्मूला राइट? तुम लोग चीजें याद ही नहीं रखते, पता है, तुम लोग रिवीजन करते नहीं हो, इसलिए तुम लोग क्या होता है, भूल जाते हो. रिवीजन करना बहुत जरूरी है. और देखो रिवीजन, मैं एक चीज बताती हूँ, जब भी क्लास एंड होता है लाइक एट साफ. ओके, अलवीरा, पायल, ना ना ना, दिस वोंट बी द आंसर. नो 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 नो, तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो, ध्यान से देखो. यस, अलवीरा, पारुल, अभी सही आया है. अदर्स प्लीज कम ऑन एवरीवन. तन्वी, अदिति, एवरीवन कम ऑन. तुम लोग फॉर्मूला भूल चुके हो. देखो क्लास जब भी एंड होता है ना, जस्ट टेक 15 minutes, क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट द क्लास कि आज के क्लास में क्या पढ़ाया गया. तुम्हें पता है कोई भी चीज को माइंड में सस्टेन करने का तरीका क्या होता है? हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, रिवीजन करने के लिए वी ओपन कॉपीज, वी ओपन बुक्स, हम लोग उसको पढ़ते हैं और फिर क्या होता है, फिर से वो चीजें ठहरती नहीं है. पढ़ते हैं तब तक वो हमारे साथ होता है, उसके बाद वो चला जाता है. बेस्ट वे टू रिवाइज थिंग्स इज क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिकॉल जो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें याद है. ठीक है, और जो तुम्हें एक्चुअल में याद होगा वो रिकॉल हो जाएगा, और जो नहीं याद है वो नहीं आएगा माइंड में. सो उस वक्त यू हैव टू जस्ट ओपन द कॉपीज ऑफ बुक्स एंड यू हैव टू ओनली लुक ओवर दोज थिंग्स. अगेन उस चीज को सिर्फ पढ़ो. After again 2-3 hours, sit for just 5 or 10 minutes, try to recall things. So recalling is a very good practice if you want to remember things or if you want to increase your memory power. Okay, so that's a very good strategy, I must say, because I have tried it in chemistry. Basically p block जब पढ़ोगे चीजें याद नहीं रहती. So what I used to do is I used to sit and just I used to recall. So do recalling thing, that will help you. Formula याद रहेगा. ठीक है, thank you for answers everyone. I will take you through solution. So यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या था? वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डिस्टेंस d फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, राइट? सो क्या होगा? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो. दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर सॉलिड स्फीयर. सेंटर ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ की बात कर रहा है. सो अर्थ को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? सॉलिड स्फीयर. सो इनसाइड पॉइंट पे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड अगर x डिस्टेंस पे लेना है तो g का वैल्यू क्या होता था? gmx बाई gmx बाई re का होल क्यूब. m इज मास ऑफ अर्थ. ओके, so this is the formula. So g is in for inside point, g is what? Directly proportional to distance. And what about at the surface? At the surface, g is gme by re ka square. And if you are going to take any point outside at distance r, gravitational field value will be how much? gme by r ka square. So for outside point, g is varying with distance like
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x का स्क्वायर। इस आर को एक्स भी कह सकते हैं, दिस इज अ वेरिएबल, राइट। सो ग्राफ में देखो 0 से r तक, रेडियस ऑफ अर्थ तक, तो जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, क्योंकि इक्वल टू r पे तो एक सर्टेन वैल्यू है, बट फॉर r greater than 0 and for r less than r, radius of earth, what the value we are getting, this is directly proportional to distance. So directly proportional to distance means a straight line graph starting from the origin. So देखो यहाँ पे पहले ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 0 से r के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, सो ये भी ट्रू नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। एंड आफ्टर दैट जब तुम्हारा g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r का स्क्वायर से, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? पारुल, I didn't understand your question. तो इस केस, एक सेकेंड, लेट मी कम बैक टू यू। इस केस में क्या होगा, तुम्हारा जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। सो फॉर r less than radius it will be this and beyond it will be this. So correct answer will be C. Okay, पारुल का क्वेश्चन क्या है? ये प्लस है, ओके, लेट मी सी। कौन सी फॉर्मूला में मैंने प्लस कहाँ यूज किया है? अच्छा, प्लस एच की बात कर रही हो तुम? ओके, प्लस एच हम लोग कब, जैसे देखो इस आर को हम क्या लिख सकते हैं, इस स्मॉल आर को लिख सकते हैं, स्मॉल आर को, यहाँ जो स्मॉल आर मैंने लिया है वो यहाँ से यहाँ तक क्या है, तुम्हारा रेडियस ऑफ अर्थ है। और अगर इसको एच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ लेते हैं तो स्मॉल आर को लिख सकते हैं ना, आर ई प्लस एच। डन। सो यहाँ फॉर्मूला में आर ई प्लस एच का स्क्वायर लिख सकते हो, डन। लेकिन अगर डायरेक्टली डिस्टेंस को भी लिख सकते हैं ना, आर लिख सकते हैं, डन। सेम थिंग इज दिस, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन डू इट। रेशियो वेट दिया है, वेट किसके बराबर होता है, वेट इज मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, राइट। ओके, पारुल, ओके, डन। अलवीरा, या, डन डन डन। सिद्धि, यस, वेरी गुड, कम ऑन अदर्स प्लीज। प्रज्ञा, तन्वी, क्या है तुम लोगों का आंसर? एंड अदिति, नंदिकाबा, एवरीवन एल्स, कम ऑन। सिंगल बॉडी है, उसका वेट का रेशियो दिया हुआ है टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। तो चलो एक काम करो, इसको अर्थ मान लो और इसको प्लैनेट मान लो, डन। दोनों की रेडियस अलग अलग है, मास भी दोनों के अलग अलग होंगे। इसके सरफेस पे वेट को ले लो डब्ल्यू ई, और इसके सरफेस पे वेट को ले लो डब्ल्यू पी। सो डब्ल्यू ई बाई डब्ल्यू पी ऑफ द मास इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 9/4. So weight is equal to mass into acceleration due to gravity at the surface of earth, and this is acceleration due to gravity on the surface of planet. WE को ये लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, WP को ऐसे लिख सकते हैं, M कैंसिल होगा। acceleration due to gravity on the surface of earth by on the surface of planet is equal to 9/4. अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, gm by r square, where r is the radius.
So for Earth, GE, it will be how much? G mass of Earth by what? RE ka square divided by G mass of planet by RP ka square. And this is equal to how much? 9/4. Now, if you're going to solve it, how much value you will get? That is ME by MP into क्या लिखोगे? Into RP का square by RE का square. ठीक है, and that is equal to how much? 9/4. Now here the mass of planet is 1/9 that of Earth. So mass of planet is how much? If we are going to replace it, so this is Me by 9. So MP को क्या लिख सकते हो? Me by 9, तो 9 यहाँ चला जाएगा. अब ये 9 कैंसिल होगा, this got cancelled. RP by RE किसके बराबर होगा? 1/4 का पावर हाफ. So RP is equal to how much? RE by 2. ठीक है? So correct answer will be what? RE by 2. That is radius of Earth by 2. And here R is the radius of Earth, right? So correct answer will be what? D. Simple. Formula based question, right? चलो ये क्वेश्चन करके बताओ. लास्ट क्वेश्चन है आज का. उसके बाद हम लोग थ्योरी में जाएंगे. ठीक है? So take your time and let me know answers. ओके पारुल, मैं नोटिस नहीं कर पाई, माइक बंद था. थैंक यू. So Parul or Alvira, I got your answers. Very good. Others, please. Question क्या है? There is a solid sphere. There is a solid sphere of mass m. ठीक है? And its radius is a. Its radius is a. And this is surrounded by a uniform concentric spherical shell of thickness 2a and mass 2m. So there is a spherical shell. Done. Concentric means दोनों का center same है. So and it's this means a spherical shell is like this. ठीक है? इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? इसका रेडियस है तुम्हारा 3a. Done. And its thickness is how much? 2a. So basically this is a kind of sphere like this. In this region there is a mass and its thickness is how much? 2a. Its thickness is how much? 2a. So here this is a and this whole is 3a. So 2a will be what? This region. Done. So this is a solid sphere of mass m and this is a hollow sphere. In this thickness there is a mass and its mass value is how much? This mass value is 2m. And we have to calculate what? Gravitational field at a distance 3a from the center. Then, so what will be its value? 3a distance पे मुझे क्या लिखना है? Gravitational field का value. So how much will it be? So gravitational field तुम दो चीज की वजह से लिखोगे क्या? एक तो solid because of solid sphere and because of hollow sphere of thickness 2a. डन. सो इन दोनों के लिए तुम निकालो फॉर्मूला, जो भी तुमने पढ़ा है उसको यूज करो एंड ट्राई टू कैलकुलेट इट. सो सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर तुम्हारा ये वाला रीजन था ना, इसका मास क्या है m, और इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है. सो सॉलिड स्फीयर के लिए ये पॉइंट आउटसाइड हुआ, ठीक है. एंड आउटसाइड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है फॉर सॉलिड स्फीयर? gm/r², where r is the distance of that point from the center of a sphere, right? So this distance is 3a. Mass of solid sphere is m. Done. So what will be the value? Value of this will be gm by 3a का square.
right? And its direction will be towards the center, क्योंकि direction of gravitational field is towards the mass, right? So towards the center. Now the turn is to calculate gravitational field because of this sphere. स्फीयर के लिए हमने क्या पढ़ा था? हॉलो, अगर अगर उस स्फीयर का थिकनेस कुछ भी नहीं है तो, और उसका मास सपोज कर लो कुछ भी m है ऐसा, तो हमने पढ़ा है कि अंदर के हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? 0 होता है, और सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? gm/r², where r is the radius. Done. And this point is also at the surface of this as a hollow sphere of thickness 2m. So this hollow sphere has a mass of how much? It has a mass of 2m, and then its mass is how much? 2m. So इसका वैल्यू क्या होगा? g इंटू 2m बाई क्या लिखोगे? r का वैल्यू यहाँ पे क्या है? यहाँ से इस होलो स्फीयर के सेंटर का सेंटर ये है, और ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है यहाँ से? 3a. सो 3a का स्क्वायर. This gravitational field's direction will also be towards the center, क्योंकि hollow sphere का भी center of mass कहाँ होगा? इसी geometrical center पे. So gravitational field will be towards the direction of mass. Both are in the same direction. So add it, and if you're going to add it, this will become 3gm by 9a का square. So this is equal to gm by 3a का square. So this is answer, and its direction will be towards the center. Everyone clear? Or anyone has any doubt? Okay, free fall. Free fall I was supposed to discuss today in the class, लेकिन since हमारा class थोड़ा delay हो गया है. Okay, so Parul, let me take your question. हाँ, फ्री फॉल को मैं डिस्कस करूंगी, डोंट वरी. सो वो तुम्हारा मंडे का क्लास में हो सकता है. अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इन ट्यूसडेज क्लास. डन. सो दैट इज अ टॉपिक दैट आई विल डिस्कस, डोंट वरी. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब अभी तक हमने फोर्स और फील्ड का डिस्कशन किया. डन. यानी कि सारे वेक्टर थिंग्स को डिस्कस किया. अब हम लोग एनर्जी में आते हैं. अब देखो ये कैसे डील करेंगे हम लोग यहाँ पे इस चीज को. सो let's first see what are the learning objectives in this section. So we are going to learn first gravitational potential energy, then escape velocity we will see, earth satellite we will see, और जो सैटेलाइट है उसकी एनर्जी क्या होगी, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट भी देखेंगे. इस ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें. डेफिनेशन एंड लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग. ओके. एंड देन वेटलेसनेस, द वन पारुल आस्क्ड टुडे इन द क्लास. सो इस चीज को भी कवर करेंगे. ओके. चलो. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पहले करेंगे. यहाँ पे अब तुम देखो एनर्जी का टर्म कैसे आया है. लेट्स डिस्कस इट नाउ. सपोज कर लो एक मास है यहाँ पे. ठीक है. सो और ये है ये अर्थ है. ये गोल जो मैंने लिया है वो अर्थ है, और ये मास है अर्थ के सरफेस पे कितने डिस्टेंस पे है? आर. अब तुम सोचो ये जो मास है स्मॉल मास m और अर्थ का मास है यहाँ me, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. स्मॉल मास m पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, है ना, टुवर्ड्स अर्थ, और इसका वैल्यू क्या होगा? gm by re का स्क्वायर. यू ऑलरेडी नो दिस. और इसका फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ऐसा है. अब सपोज कर लो ये जो मास है वो यहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया. ठीक है, यहाँ आया, और मैं तुमसे पूछूंगी कि यहाँ से जब मास 1 पोजीशन से उठकर 2 पोजीशन पर आया तो इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क किया? अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो कितना वर्क किया? एनी आइडिया, एनीवन? कितना वर्क कर रहा है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ स्मॉल मास m इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम 1 to 2? अगर 1 से 2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लो s है, तो कितना वर्क किया है? कम ऑन पार्टिसिपेट. ओके, यू डोंट नो, नो इशू. सो लेस हो जाएगा थोड़ा. ओके.
ठीक है, एक चीज तुम लोग देखो ध्यान से, वर्क डन को मैं हम लोग क्या लिखते हैं, तुम लोग इससे पहले चैप्टर्स में पढ़े होंगे। वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क डन। एंड इफ 1 and 2 points are very close, then this displacement can be assumed like कि it is along the tangent to the path, है ना। ये एक सर्कल है, ये डिस्प्लेसमेंट 1 से 2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द टेंजेंट है, कह सकते हैं। डन। सो वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। सो वर्क डन मैं किसकी वजह से पूछ रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ, एंड दिस इज दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। सो ये नॉर्मल वाला लाइन है और ये है तुम्हारा टेंजेंट। तो किसी भी सर्कल में नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या बैठता है, बताओ क्या बैठता है, एनीवन। एंगल क्या होगा, नॉर्मल, और नॉर्मल लाइन इज दिस ना, or tangent, yes, 90 degree. So this is 90 degree, right? And if this is 90 degree, force और displacement के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 degree. And f dot ds को क्या लिखोगे, f ds cos theta, where theta is what, angle between force and displacement. So here displacement is along the tangent, force is along the normal, angle between these two is 90 degree. Yes, Parul. So work done here by gravitational force is 0. डन। सो कहने का मतलब कि अगर मैं इस बॉडी को अर्थ की सरफेस के अलोंग कहीं भी ले जाऊं, अर्थ को स्फेरिकल मानकर, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। डन। सो यहाँ पे वर्क डन क्या आया है, 0। ये एक समझने का चीज हो। अब सपोज कर लो सेकंड केस में लेती हूँ, यहाँ पे अगेन मास को मैंने यही लिया है। अब इस मास को मुझे अर्थ के सरफेस के अलोंग नहीं घुमाना है। सपोज करो मैं इसको कुछ h हाइट पर लेकर गई, ठीक है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा। डन। सो वर्क डन, और अज्यूम कर लो कि दिस h हाइट इज फार फार लेस देन re. So if h height is far far less than re, we can assume that acceleration due to gravity is same on the surface and also at height h. We can assume it, right? Now what will be work done when mass m is taken all the way up to height h? What will be the work done? So तुम्हें देखना होगा कि फोर्स क्या लग रहा है। वर्क डन मैं किसके द्वारा पूछ रही हूँ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, मास का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, मास का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है ना, इधर, इधर की तरफ। और ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ किधर लग रहा होगा, इस पे, इधर, इस जो भी ये मास को जो तुम ऊपर लेकर जा रहे हो, मास को ऊपर लेकर, मास ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है ना, कितना, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऊपर। अगेन वर्क डन को क्या लिखोगे, एफ डॉट डी एस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 180 डिग्री एंगल है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एफ डी एस कॉस 180, ठीक है। एफ का वैल्यू क्या रखोगे, mg, कितना डिस्प्लेस हुआ है वो, यस सिद्धि। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ पे, cos 180 minus 1, very good. So displacement is h in the forward direction, ds is h cos 180 minus 1. So work done by gravitational force is minus mgh. और ये ऊपर इसलिए जा पा रहा है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो पर्सन उठा रहा है h हाइट तक, उसने किया होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन, किधर वर्क किया, डिस्प्लेस ऊपर हो रहा था नीचे, सो वो नेगेटिव वर्क किया। हमने इस बॉडी पे उतना ही पॉजिटिव वर्क किया होगा उसको h हाइट तक ले जाने के लिए। क्योंकि तुम साफ साफ यहाँ पे देखो, अगर ये अर्थ है और ये मास सपोज यहाँ पे है अभी, सो इस पे अर्थ तो नीचे फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ के फोर्स की वजह से वो ऊपर तो जाएगा नहीं, वो नीचे गिरेगा। लेकिन अगर वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि जितने फोर्स से अर्थ नीचे खींच रहा है इसको, उतने ही फोर्स हमने उस पे ऊपर लगाया है, तभी ये न्यूट्रल होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। डन। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज हाउ मच, माइनस mgh। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट वर्क डन। अब तुम चलो अब एक जनरल केस लेती हूँ।
जनरल केस मैंने ये लेना है कि ये है मेरा अर्थ का सेंटर और ये है मेरे मास का ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियली मेरा मास जो है वो सेंटर से r डिस्टेंस पे है, r1 पे है, और फाइनली अर्थ का फोर्स कम नहीं होगा। तुमने कम पूछा है ना, अर्थ का फोर्स कम नहीं होगा कहने का मतलब मैंने लिया ना यहाँ पे हाइट इज फार फार लेस देन r, सो मैंने अज्यूम कर लिया कि g कांस्टेंट है। अगर g कांस्टेंट है तो अर्थ का फोर्स mg होता है, तो mg कांस्टेंट रहेगा। तुमने किस सेंस में पूछा कम नहीं होगा? पारुल, पारुल इज आस्किंग कि अर्थ का फोर्स कम नहीं होगा क्या? सो इन विच सेंस यू आर आस्किंग? आई एम गिविंग यू सम टाइम, डोंट वरी। सभी लोग यार डाउट पूछा करो, ठीक है? कुछ भी दिमाग में डाउट हो, डाउट अच्छा और बुरा नहीं होता है, डाउट डाउट होते हैं। हाँ तुमने वो अच्छा, तुम ये सोच रही हो कि अर्थ का फोर्स नीचे लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स ऊपर मैं लगा रही हूँ, तो दोनों फोर्स जीरो है, तो वो वहीं के वहीं नहीं रहेगा क्या? तुम्हारा क्वेश्चन ये, राइट? सो वहीं का वहीं नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने बहुत सारी चीजें देखी होगी, रोड पर दौड़ रही है गाड़ियां, हो सकता है तुम्हारी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा। जब गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है ना, तो उसका एक्सेलरेशन ऐसे भी जीरो है, और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो फोर्स जीरो हो गया, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है, डन। डजंट मीन कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उसको मैं एक कोई भी छोटी सी वेलोसिटी से, हो सकता है मैं उसको ऊपर ले जा रही हूँ, डन, या फिर ऑलमोस्ट नियर अबाउट जीरो वेलोसिटी से मैं उसको ऊपर ले जा रही हूँ, ठीक है, डन। सो दिस इज द केस, गुड क्वेश्चन, डाउट पूछना चाहिए। यहाँ पे R2 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, इस मास को R1 हाइट से R2 हाइट पे ले जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अभी अभी तुम लोगों को बताया कि मास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर तो जाएगा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ गिरेगा। लेकिन अगर मुझे मास को ऊपर ले जाना है, कोई भी मास को अगर ऊपर ले जाना है तो, और इस तरह से ऊपर ले जाना है कि एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ही किसी भी पॉइंट पे क्या लगा दूंगी? एक्सटर्नल फोर्स। सो एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा कितना वर्क करेगा? सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना होगा? उतना ही फोर्स का वैल्यू होगा जितना ग्रेविटेशनल फोर्स का होगा, क्योंकि मैं इस पार्टिकल को कैसे ले जा रही हूँ? जीरो एक्सेलरेशन से ले जा रही हूँ, डन। सो चलो अब देखते हैं, यहाँ पे आप देखो, वर्क डन बाई, मैं एक्सटर्नल फोर्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। सो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी किधर करना है मुझे? अपवर्ड डायरेक्शन में। सो एक्सटर्नल फोर्स के लिए, इसके लिए एंगल बिटवीन एफ एंड डीएस कितना हो जाएगा? एंगल इनके बीच का होगा 0 डिग्री, ठीक है। सो चलो यहाँ पे एफ डॉट डीएस कर दो। एफ डॉट डीएस क्या होगा तुम्हारा? इट विल बी इक्वल टू एफ डीएस cos 0. So this is equal to how much? Fs, fds, sorry, fds, डन। सपोज कर लो इस मास को, सिंस यहाँ पे हाइट को r1 r2 लिया है, g को हम कांस्टेंट नहीं लेकर चलेंगे, r1 r2 का वैल्यू re के रेंज में भी हो सकता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर g एज कांस्टेंट। तो एक काम करो, m को मैं r1 डिस्टेंस से कहीं यहाँ पे ले गई ऐसे, और यहाँ से फिर इसको dr हाइट ऊपर ले जा रही हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, डन। सो वर्क डन मेरा एक्सटर्नल फोर्स का कितना होगा? एफ डी आर, डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, ओके। फोर्स का वैल्यू क्या होगा? फोर्स का वैल्यू क्या लिखने वाले हो तुम लोग? फोर्स किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? सपोज कर लो इस पॉइंट का हाइट अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर है, सो फोर्स कितना होगा? जी एम एम ई बाई आर का स्क्वायर डी आर, यही होगा फोर्स, डन। सो दिस इज फोर्स। नाउ टेक, if we have to calculate total work done in taking particle from r1 distance to r2,
This is small work done. Work done when we are displacing particle through distance dr when it is at height r from the center of earth. ये वैल्यू मैंने कब लिखा है, चलो मैं एक बार सही से एक्सप्लेन कर देती हूँ. r हाइट पे है तुम्हारा ये मास, ठीक है, और यहां से इसको कहाँ ले जा रहे, dr हाइट पे. सो दिस dr इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑफ द रेंज ऑफ मीटर और इवन लेस देन दैट, ठीक है, सेंटीमीटर के रेंज में है. सो दिस इज वेरी स्मॉल. तो जो यहाँ पे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वही यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा है, इसलिए मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या लिखा है, GMME by r², ठीक है. एंड इनिशियली इट वाज एट हाइट r1 एंड फाइनली वी हैव टू टेक इट टू हाइट r2, ठीक है, डन. सो टोटल वर्क डन क्या होगा, r कहां से कहां तक वेरी करेगा, r1 से r2. Now, if you're going to calculate total work done, it will be equal to GMME by ME dr by r². इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर तुम लोग को याद हो, xn पावर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, xn+1 by n+1. So here dr by किसका इंटीग्रेशन करना है, dr by r². इसको लिख सकते हैं r का पावर -2 dr. So n का वैल्यू इज -2. So integration value will be how much, r -2 + 1 by -2 + 1. So r -2 + 1, r का पावर -1, that is 1 by r divided by -2 + 1 -1. So यहाँ पे एक माइनस का टर्म लिख दो. This is r1 r2. So if you're going to put the limit -GMME 1 by r2 minus 1 by r1. So what is the work done by external force here in taking this particle from r1 to r2? कितना आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये आया तुम्हारा GMME, ये माइनस है 1 by r2 minus 1 by r1. So this is by external force. अगर एक्सटर्नल फोर्स इतना वर्क कर रहा है तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क किया होगा. So external force was equal to gravitational force, only direction was opposite. जैसे अगर यहाँ पे बॉडी है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है. सो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, F.ds करोगे, ठीक है. F का वैल्यू सेम एज दिस, GMME by r का स्क्वायर एट एनी डिस्टेंस r, ds dr ले लो. एंगल F और ds के बीच का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. सो नेगेटिव वर्क डन होगा. एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स will be positive and work done by gravitational force will be negative of that. So external force का जो भी वर्क डन आया है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स उसका नेगेटिव होगा. सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखोगे, इसका नेगेटिव. सो एक और नेगेटिव टर्म लाओगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, GMME by 1 by r2 minus 1 by r1. This is work done by gravitational force. ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा. अब चलो एक चीज पे चलते हैं जो तुम लोगों ने शायद वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. मैंने स्टार्टिंग ऑफ सेकंड और थर्ड क्लास में अच्छे ने भी बताया, मैंने भी बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि यहाँ पे वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. सो कंजर्वेटिव फोर्स में एक और तुमने वर्क एनर्जी पावर में एक थ्योरम पढ़ा होगा. डन, मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ, चाप मतलब. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, negative of change in potential energy. So this is the conservative force. So work done by conservative force is negative of change in potential energy. So initially मेरा पार्टिकल यहाँ r1 हाइट पे है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी p1 मान लो, फाइनली यहाँ है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी p2 मान लो, ठीक है. सो चेंज इन, अच्छा नेगेटिव क्यों होता है, दैट इज थ्योरम पारुल, दैट इज थ्योरम. सो एक चीज और मैं तुम लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिखा जाता है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर all kind of forces, be it conservative or non-conservative. Done. लेकिन work done by conservative force लिखा जाता है negative of change in potential energy.
इन द लास्ट आई विल टेक यू थ्रू वर्क एनर्जी पावर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं उसको भी कवर करूंगी, चाप मतलब। सो अभी के लिए बस ये वाली चीज याद रखो। डन। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ पे इतना आया है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ ना, तुम लोग अगर अलाउ करो तो मैं लिख सकती हूँ इसको, work done by conservative force, that is gravitational force, is equal to negative of change in potential energy, and potential energy is how much? P2 minus P1. Done. So I can write this. Done. लिख सकते हैं ना ये? चलो, अब हमने ये लिख लिया, तो P2 जो कि और तुम लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी भी पॉइंट पे हम जीरो अज्यूम कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग और सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। डन। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो किसी भी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल को जीरो अज्यूम करना होगा। और जनरली, और यही होता है कि अर्थ के केस में हम लोग कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं? इन्फिनिटी पे। यानी कि अगर कोई पार्टिकल इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है तो अर्थ की वजह से उसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, वी अज्यूम कि दैट हैज अ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं R2 को इन्फिनिटी मान लूं, ठीक है, तो मेरा R2 को इन्फिनिटी माना मैंने, तो मेरा P2 क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा जीरो। ठीक है, P2 क्या हो जाएगा? जीरो। सो यहाँ पे अब एक काम करो, वैल्यूज को पुट कर दो। R2 की जगह क्या रखोगे? इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो। एंड R1 यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस GMME बाई R1 इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन है, P2 को क्या रखोगे यहाँ पे? जीरो। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा P1। सो 1 पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या आया? -GMME/R1। यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीवन? I will just take more 4 minutes of your time. Don't worry, I will end the class. Everyone stay, please. Don't leave. देखो सारे लोग लीव कर चुके हैं ऑलरेडी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? सो एक काम करते हैं, हार्दिक, पारुल, अलविरा, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा वक्त दे दो। अब यहाँ पे देखो, अर्थ को ले लो, अर्थ को ले लो। r डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल है m मास का, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ m ही है, तो इस मास का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? वी कैन राइट ना, अब हम लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? -GMME/R। So G into multiplication of these two masses divided by distance between them, and potential energy is negative. Negative क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, और जहां भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, सो नेगेटिव हमारा आया भी है यहाँ पे। डन। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आया? देखो यहाँ पे मास था मेरा m, यहाँ पे मास था, मास ऑफ अर्थ, इनके बीच में डिस्टेंस था R1। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या आया? GM into ME/R1। सो इफ देयर आर टू मासेस, कोई भी दो मास M1 है, M2 है, इनके बीच का डिस्टेंस A ले लो, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे इन दोनों मासेस के बीच में? -GM1 M2/A। This is how we write potential energy of two mass system. Next class में I will explain how we can write potential energy of more than two mass system if there are 3 masses, 3-point masses, 4-point masses or 5-point masses and so on. So कैसे लिखेंगे, that I will explain in the next class. Thank you guys for staying till now. Anyone having any doubt? बस मुझे यहाँ तक ही explain करना था. Okay, done. Done. So bye bye. Take care, everyone. Stay safe, stay healthy, and keep enjoying, keep learning. रोज रोज कम से कम 20 मिनट का रिवीजन करो जो भी क्लास में फिजिक्स 11th क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? आई एम नॉट आस्किंग फॉर मोर टाइम. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. ओके पारुल.